बैक टू राइजिंग पाकिस्तान में खुश आमदीद। जिन लोगों ने हमें अभी ज्वाइन किया है, आपने हमारा पिछला सेगमेंट ज़रूर देखना है। रियाज मुगल साहब का वो सेगमेंट था, बहुत अच्छा था, बहुत अच्छा आर्ट वर्क था, मैंने बहुत इन्जॉय किया। लेकिन डेफिनेटली अब हमें थोड़ा आगे बढ़ना है और हमारे गेस्ट सेगमेंट की तरफ हम बढ़ेंगे। आज गेस्ट सेगमेंट में आज आपकी मुलाकात करवाएंगे एक एक्टर से, एक राइटर से। स्क्रीन पे तो आप देखते ही हैं, उनका काम भी आप देखते हैं, हम सब उनके काम को बहुत ज़्यादा सराहते हैं, बहुत अप्रिशिएट करते हैं। आज ज़रा उनसे बातचीत करते हैं, ऑफ स्क्रीन कैसे हैं ये कैसे काम करते हैं। हमें ज्वाइन किया है बाबर टोनी साहब ने आज। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। कैसे आप? आई एम गुड, बहुत बिल्कुल ठीक ठाक जनाब। खुश आमदीद, वेलकम टू राइजिंग पाकिस्तान। बहुत अच्छा लगा आज आप तशरीफ़ लेके आए यहाँ पे। ये मुझे ज़्यादा अच्छा लगा बिकॉज पीटीवी से मेरा ताल्लुक बहुत पुराना है। बिकॉज मेरे घर में माशाल्लाह से काफ़ी सारे एक्टर्स मौजूद हैं और कराची सेंटर जो है वो यूज्ड टू बी लाइक यू नो दूसरा घर समझें आप उसको। तो वहाँ पे इस्लामाबाद से अलबत्ता मैं आज पहली दफ़ा आप लोगों के वसातत से जो है मैं यहाँ पे मौजूद हूँ। बिल्कुल सर, हम काम आपका देखते हैं हमेशा, आपको देखा, आपकी एक्टिंग को भी अप्रिशिएट किया, आपकी राइटिंग को भी अप्रिशिएट किया। ऑन स्क्रीन कैसे हैं और ऑफ स्क्रीन कैसे हैं, थोड़ा सा ये भी क्या, क्योंकि बाज़ औक़ात जब एक एक्टर से बात करें तो वो कहते हैं जी हम तो नेचुरल रहते हैं, हमें तो एक्ट करने की ज़रूरत नहीं होती। क्या ये बात ठीक है? किस हद तक ठीक है? ये बात बहुत हद तक ठीक है बिकॉज देखिए सिर्फ कोई अगर बहुत टिपिकल कैरेक्टर्स होते हैं अगर जिसके लिए आपको कुछ अपने ऊपर तारी करना होता है तो वो एक मुख्तलिफ चीज़ होती है। लेकिन अदरवाइज जनरली अगर आप प्लेस में देख रहे हो तो उसमें क्या होता है कि आप हम उनसे या आपसे सब इन बात कर रहा हूँ तो जिस तरह मैं गुफ्तगू करूँगा मैं ज़ाहिर है उसी तरह उसको रखना चाहूँगा। बिल्कुल बिल्कुल। अच्छा, ये होता है ना कि मेरे लिए होता है कि एक ऐसी चीज़ है कि एक्टिंग से ताल्लुक़ मेरा भी रहा है और फिर लिखने से भी रहा है। एक बड़ा लुत्फ़ आता है कि जब आप लिखने बैठते हैं और अक्सर ये होता है कि आप अपनी ज़ात को नफ़ी बीच में कर देते हैं, आप लिख रहे होते हैं और जो लिखने का लुत्फ़ है उसके लिए आपको एक बड़ी ट्रैंक्विलिटी चाहिए होती है, बड़ी खामोशी चाहिए होती है, एक तन्हाई का आलम चाहिए होता है ज़रूर चाहिए होता है। लेकिन मगर यू आर अ वेरी सोशल पर्सन। मैं तो आपको हमेशा देखता हूँ इस्लामाबाद के जिस जगह पे भी कोई सोशल इवेंट है एंड यू आर देयर। मैं देखिए उसमें तो एक मैंने फ्रेज पढ़ा था जिसको मैंने अपने साथ गिरा की तरह बांध लिया था। अच्छा। मुझे अक्सर लोग जब मिलते हैं पहली दफ़ा तो उनको ये होता है कि यार ये बाबा जी हैं आ गए हैं कोई यू नो उस तरह से। लेकिन फिर मुझे वो फ्रेज जब याद आता है वो कहते हैं कि जी 40 माइट बी द ओल्ड एज ऑफ यूथ बट 40 इज़ द यूथ ऑफ ओल्ड एज। ठीक है। तो मैं अपने आप को उसी तरह से रखता हूँ और यही चीज़ मुझको मेरे ख्याल में लेके अभी तक चलती जा रही है और यही वजह है ज़मीन के मैं हमून तो जानते हैं मेरे घर में आई एम वेरी फॉन्ड ऑफ म्यूज़िक। अच्छा। तो मेरे घर में अक्सर जैमिंग सेशंस और ये सब होते हैं और उसमें यू नो 23-24 साल से लेके और 45-50 साल तक के हर किस्म के फ्रेंड्स मेरे जो हैं वो सब होते हैं। जस्ट अ नंबर, ऐसे ही है ना? एग्जैक्टली हम हमेशा यही माइंड में रखते थे, एज इज जस्ट अ नंबर। बिल्कुल ऐसा। इसके साथ ये होता है कि आपके अंदर का बच्चा कभी भी मरता नहीं, क्योंकि आप हमेशा जब ये सोचते रहते हैं ना कि अब तो बूढ़े हो गए, अब क्या करना। अच्छा 40 में वैसे कोई बूढ़ा होता नहीं है, लेकिन अमूमन ये एक सोच की बात होती है। मैं वैसे 40 से ऊपर हूँ। अच्छा चलिए, आपने हल्के से बताया, सुना नहीं होगा। मगर मेरे लिए एक होता है कि जब आप एक लिख रहे होते हैं, ड्रामा लिखते हैं, तो उसमें दो चीज़ें आपके जहन में होती हैं। नॉर्मली जो होता है, हम उस दिन भी डिस्कशन कर रहे थे कि आप लिख रहे होते हैं तो किसी कमर्शियल पॉइंट ऑफ व्यू से लिख रहे होते हैं कि आई वांट टू सी माय सीरियल या सीरीज एज अ कमर्शियल हिट। मगर एक दूसरा होता है, वो होता है एक रिस्पॉन्सिबल राइटिंग होता है कि जो मैं लिख रहा हूँ तो। अच्छा, इस चीज़ पे मेरा पर्सनल जो है एक मैं ग्रज होल्ड करके बैठा हुआ हूँ अपने दिल में, क्योंकि कुछ मैंने स्क्रिप्ट्स लिखे जब मैं वन लाइनर्स लेके गया हूँ डिफरेंट यू नो चैनल्स पे, प्रोडक्शन हाउसेस पे, दे लव्ड इट। ठीक है। मतलब उन्होंने तो जंप मारी कि यार ये आइडिया आपने किसी और को नहीं देना, ये आप हमारे लिए लिखेंगे। ठीक है। लेकिन जब आप उसको लिखने बैठते हैं तो जो बहुत मुझे जिस चीज़ का अफसोस एक तरह से होता है वो ये कि मेजॉरिटी ऑफ द चैनल्स उन्होंने SOPs अपने बना लिए हैं। ठीक है। कि जो कहानी है उसमें आपने फिक्शन भी डालना है, ये भी डालना है, आपने
अपर SEC के जो लोग हैं, SEC A+ वो भी रखने हैं और SEC C भी रखना है, लड़ाइयाँ भी डालनी हैं, इधर का अफेयर उधर, उधर का अफेयर इधर, वो सारे चक्कर भी। तो वो जब हम बाइंड कर देते हैं एक राइटर को, ठीक यू नो कि जी ये आपने ज़रूरी डालना है, तो उससे मेरा पर्सनल इख्तलाफ इस तरह है कि एक तो ये कि हमारी कोई भी कहानी जो है, अब वो एक से दूसरी जो है वो पता नहीं चलता, बिकॉज आपको वही रंग हर जगह नज़र आ रहे होते हैं। वही आर्टिस्ट, वही कहानी, वो एक्स्ट्रा। क्या वजह है कि हमारे वो जो प्लेस थे, अंकल उर्फी ले लें आप, अनकही ले लें आप, तन्हाइयाँ ले लें, यू नो जो पुराने हमारे प्लेस थे, क्या वजह है कि उसमें ऐसी कोई चीज़ नहीं थी लेकिन आज तक यू नो अच्छा, एवरीवन मेरे ख्याल में रिमेंबर्स। आज हमें इस बात का जवाब यहाँ पर किसी हद तक मिल गया है, क्योंकि हम हमेशा ये सवाल हम ज़रूर उठाते हैं कि हमें कोई भी चीज़ डिफरेंट क्यों नहीं लग रही होती, कोई भी कंटेंट डिफरेंट क्यों नहीं लग रहा होता। उसकी वजह यह है कि अगर उसमें कोई एक डिफरेंट एलिमेंट होता ही है, कोई यूनिक एलिमेंट होता है, लेकिन उसके साथ साथ वो सारी चीज़ें भी ऐड होती हैं जो कि बाकी सारी, क्योंकि हमने ये मैंडेटरी कर दिया है। सो इसलिए आपको कहीं भी नज़र नहीं आ रहा होता कि अच्छा ये कंटेंट यूनिक है, ये बिल्कुल हटके है। सो ये एक वजह है जो कि आपने पर्सनली खुद से आइडेंटिफाई किया। ऐसे में ये ख्याल नहीं आता है बंदा कि मगर ये भी होता है ना कि बंदा खुद ही बना ले, मगर बनाने के बाद फिर सोचता है यार से लेगा कौन है। ऐसा भी बिल्कुल ऐसा होता है, बिकॉज इस वक्त भी मेरे पास 2 स्क्रिप्ट्स ऐसी हैं जो पूरी कंप्लीट रेडी रखी हुई हैं, लेकिन चूंकि उसमें इस तरह के सारे पहलू जो मसाले हैं, नहीं हैं, वो सारी चीज़ें उसमें नहीं झलक रही, तो इसलिए वो मेरे पास रखे हुए हैं स्क्रिप्ट्स अभी तक। ठीक है। अच्छा, आपकी आवाज़ माशाल्लाह, तो ब्रॉडकास्टिंग रेडियो से भी किया है आपने क्या? मैंने रेडियो से नहीं, अनफॉर्चुनेट कि मैं नहीं कर सका कोई ऐसी चीज़। अनफॉर्चुनेट जो ऑडियंस है, जो सुनने वाले हैं, उनके लिए बड़ा अनफॉर्चुनेट है। थैंक यू। आपने अभी जब कहा आवाज़, तो मुझे लगा गाते भी होंगे शायद। मैंने कहा आवाज़ बहुत अच्छी है, हर हम वीकेंड आपको पे पहले इनके से घर भी महफिल जानते सजती है। तो अच्छा, सर गाते ये तो गा के सुना दे। आपस की बात है कि ये शायद थोड़ा सा सरप्राइजिंग हो कि काफ़ी सारे लोग तो सुन चुके हैं ये चीज़। मैं जब तक कराची में था तो वहाँ पर यू नो फ्रेंड्स के यहाँ बैठे हुए हैं, कोई म्यूजिकल गेट टुगेदर हो रहा है, तो वहाँ तो बीच में एक गा दिया, 2 गा दिए, गाने कर दिया। देन मेरे एक 2 दोस्त थे, उन्होंने कहा यार जब तू इतना अच्छा गाता है तो तू प्रोफेशनली क्यों नहीं करता कुछ। अच्छा, मैंने कहा यार मैंने कहाँ कोई सीखा हुआ थोड़ी है कि मैं इसको प्रोफेशनली वो करूँ। बट देन एक तो मैंने अटेम्प्ट्स की एंड यू विल बी सरप्राइज्ड कि मुझे महीने में कम से कम 3 वीकेंड्स में बुक्ड होता था महफिलें करने के। तो सर प्लीज सरप्राइज अस, हम चाहेंगे थोड़ा बहुत आप हमें सुनाएं पाकिस्तानी कोई अच्छा सा गीत, यार बेशक 2 लाइनें गुनगुना के मेरा सुनाएं। जॉनरा बड़ा डिफरेंट सा है, तो whatever I can I will try and sing 2 lines for you. Sure. Yeah. This is my all time favorite, इसलिए मैं अटेम्प्ट करूँगा। ड्यू अपॉलॉजीज कि कहीं गलती हो जाए तो। मैंने समझा था कि तू है तो दरख्शां है हया, तेरा गम है तो गमे दहर का झगड़ा क्या है, तेरी सूरत से है आलम में बहारों को सबात, तेरी आँखों के सिवा दुनिया में रखा क्या है, तू जो मिल जाए तो तकदीर निगू हो जाए, यूं न था मैंने फकत चाहा था यूं हो जाए, हाँ मुझसे पहली सी मोहब्बत मेरे महबूब नामा, मुझसे पहले सी मोहब्बत मेरे महबूब नामा।
बहुत खूब। अरे बहुत वाह, खूब। क्या बात है, वाकई सरप्राइज किया। ये तो हमें अनाउंस करना चाहिए था, एक्टर, राइटर एंड सिंगर। ये छुपा हुआ टैलेंट था। सिंगर जो है ये इज जस्ट अ पैशन, आई वुड से। मेरा कोई प्रोफेशनली नहीं इसको कंटिन्यू करना मैं चाहिए। उसको अब वो नहीं करता, लेकिन ये कि अंडर एस्टिमेट करें अपने आप को, या ऐसे ही शौक नहीं है कि प्रोफेशनली लेके चले? मेरे ख्याल में अंडर एस्टिमेट तो नहीं, क्योंकि मैंने देखिए सिर्फ यही नहीं रखा। मेरे हिसाब से बहुत सी फील्ड्स ऐसी हैं जिसमें मैंने अटेम्प्ट किया कुछ करने का, एंड आई वाज सक्सेसफुल इन दैट। क्योंकि मेरा एक बहुत स्ट्रॉन्ग मानना ये है कि हर इंसान जो पैदा होता है उसमें हर टैलेंट मौजूद होता है। इट इज़ जस्ट अ मैटर कि आप कुरेदते कितना है अपने किस टैलेंट को। बिल्कुल। ठीक है। मैं मेरा प्रोफेशन जो है, बेसिक प्रोफेशन जो सारी ज़िंदगी रहा है, वो एडवर्टाइजिंग रहा है। मैं क्रिएटिव डायरेक्टर के तौर पे काम करता रहा हूँ टॉप एजेंसीज़ के साथ। लेकिन उसको करने के लिए जब मैंने अपना कम्युनिकेशन डिज़ाइन पढ़ा उससे पहले, उसने मेरे लिए बहुत सी चीज़ें खोल दी। ठीक है। मैंने फोटोग्राफी भी की है जो कि प्रिंट हुई है बहुत सारी मेरी। पेंटिंग्स में एक ज़माने में बहुत किया करता था। फिर मैं एक दफ़ा, ये बहुत पहले की बता रहा हूँ, जब मैं गया लंदन, जहाँ से मैं चाह रहा था कि कोई प्रोफेशन इस अपने एडवर्टाइजिंग के हवाले से कोई कोर्स कर सकूँ। तो उस ज़माने में इतने पैसे होते नहीं थे, तो मैं पहुँच तो गया था, तो मैंने कहा कुछ करना चाहिए। देन आई ट्रेंड माई सेल्फ इन थिएट्रिकल मेकअप। वाओ। ठीक है। हाँ। मैंने वो चीज़ की एंड आई केम बैक। और बीच में कुछ टाइम ऐसा भी रहा है जिसमें मैंने एडवर्टाइजिंग को एक साइड पे रख के और मैं सिर्फ और सिर्फ ये थिएट्रिकल मेकअप, जिसमें कराची आईबीए के मैंने थिएटर प्लेस के लिए पूरी कास्ट के स्पेशल इफेक्ट मेकअप्स और ये और वो सारा कुछ किया। देन आई थॉट के और कोई चीज़ ट्राई करनी चाहिए है। स्केचिंग करना शुरू की मैंने ड्रेसेस के हवाले से। मैंने 2 टेलर्स बुलाए, उनको बिठाया, डिजाइनिंग भी कर फैब्रिक लेके आया, मैंने वो डिज़ाइन उनको दिए और उन्होंने वो किया। एंड आई एम वेरी लकी कि वो न सिर्फ कि मैंने पाकिस्तान में बहुत सी एग्जीबिशंस की, पाकिस्तान से बाहर मेरे कपड़े गए। क्या बात है। तो एनीथिंग जो कि आप जिंदगी में करना चाहें, अपने आप को रोके नहीं। दिस इज व्हाट आई बिलीव। आई कुड नेवर थिंक कि इस शक्ल के साथ मैं कभी स्क्रीन फेस कर सकूंगा कैमरा। ये क्या बात है। कॉन्फिडेंस चाहिए होता है कैमरे के लिए। ये सिर्फ दूसरी बात है। अरे नहीं, आप और मैं समझ चुके हैं कि बात क्या है। अच्छा, कॉन्फिडेंस बिल्कुल सभी जरूर चाहिए होता है, लेकिन इंसान रोज अपने आप को आईने में भी तो देखता है ना। तो मतलब मैं कोई ऐसा शख्स नहीं है जिसके बारे में आप यू विल राइट होम अबाउट कि अच्छा आई मेट समबडी। अगर आपसे कोई एंथोनी क्वीन के ऊपर कोई मूवी बना रहा होगा तो वो कहेगा यार अब वो तो नहीं रहा, आप आ जाएं, आपसे उनका काम करवाते हैं। सो डोंट डू दैट टू अस। नहीं माशाल्लाह, क्योंकि जब मुझे तो पता है कि यू आर वेरी गुड आर्टिस्ट और आपके पेंटिंग के हवाले से भी और सब कुछ तो मैं जानता हूँ, मगर ये जो चीज़ है ना जिसके ऊपर मैं फ्रैंकली आपसे कहूँगा, यू आर ब्लेस्ड विद दिस ब्यूटीफुल वॉइस। ये बहुत बड़ी ब्लेसिंग है ऑलमाइटी अल्लाह की आपके ऊपर। एंड मेक सम गुड यूज़ ऑफ इट। जैसे ये कह रही थी ना, कहाँ आप हमको सुनेंगे कितना खूबसूरत तरीके से, फैज़ को आपने कितना खूबसूरत तरह से पढ़ा है, तो हमें तो बड़ा भला लगा, बड़ा अच्छा लगा। और लिखने की अगर हम बात करें थे राइटिंग की, कि राइटिंग में डेफिनेटली आप अच्छा लिख भी रहे हैं सब, तो क्या आप भी, क्योंकि राइटर्स आते हैं, हम उसे ये सवाल ज़रूर करते हैं कि आपने सोचा होता है कि इस वक्त आपने ये चीज़ लिखनी है और वो स्टोरी आपके माइंड में होती है, या फिर आमद पे आप भी बिलीव करते हैं कि हम कहते हैं ना आमद हुई है और उसके बाद आप किसी भी टाइम इसमें 2-3 फैक्टर्स होते हैं सभी। ठीक है। एक तो ये कि आमद तो कोई आपको कोई ना कोई ऐसी चीज़ आती है, लेकिन वो आमद आपको आती है अगर आप कहीं से कोई अनयूजुअल सी स्टोरी किसी की पता चलती है, जब आप किसी से बातें कर रहे होते हैं। मतलब इस वक्त एक मेरे पास ऐसी स्टोरी भी है जिसको कि आई वांट टू कन्वर्ट इट इनटू अ फिल्म। ठीक है। तो वो जब मैंने थोड़ा सा वो एक किस्सा सुना, फिर उसको मैंने लिखना शुरू किया थोड़ा मैंने उसको लिखा एंड आई एक्सपेंडेड, और फिर उसमें आप वो आमद वाली जो चीज़ है वो उसके बाद आती चली जाती है आपको। जब आप उसको एक कोई डायरेक्शन देते हैं अपनी स्टोरी को और सब, तो देन यू रियलाइज़ कि अच्छा आप इसको अब यहाँ से लेके जा रहे हैं, तो अब यहाँ ये पड़ोस का घर है, यहाँ से ये भी आ गया,
वहाँ सामने दुकान से एक शख्स वो है, उसका भी आपने कैरेक्टर बीच में इन्वॉल्व कर लिया। सो योर स्टोरी कीप्स बिल्डिंग, वो निट होती चली जाती हैं, और जितना आप रियलिस्टिक रखेंगे उसको वो ज़्यादा होगा। अभी मैं जितने ड्रामे देख रहा हूँ इस वक्त, ऑनेस्ट टू गॉड, मुझे बड़ी हैरत होती है कि हमने ख़वातीन को एक ऐसे लेवल पे हम ले गए हैं, लो लेवल पे, ठीक है, कि उनके साथ आज की पढ़ी लिखी औरत है, वो लड़की जो हमारी प्रोटैगनिस्ट है ड्रामों में, और उसके साथ उसके ससुराल वाले और उसका मियाँ क्या क्या कुछ कर जाते हैं और वो उसके खिलाफ आवाज़ नहीं उठाती। मतलब इस वक्त हमारा मुल्क, उसमें ये लॉज मौजूद हैं, हमारे ख़वातीन के राइट्स हैं, यू नो, वाई डोंट वी प्रमोट दोज थिंग्स के यार ठीक है। एक मैंने वो प्ले किया था जन मुरीद के नाम से, और वो प्ले उसी चीज़ पे बना था कि जब वो लॉ पास हुआ था ना कि अगर आपके साथ डोमेस्टिक वायलेंस हो रही है घर में, तो जो बेगम है वो अपने शौहर के खिलाफ रिपोर्ट दर्ज करा सकती हैं। इट वाज सीरियस, स्पेशली इन पंजाब का जो डोमेस्टिक वायलेंस का था। जी। तो और दूसरा मुझे समझ नहीं आती कि हम दिखाते हैं ये कॉन्स्पिरेसी उसके खिलाफ कर रही है और वो उसके खिलाफ। आजकल यार डिजिटल टाइम है, हर एक के पास मोबाइल है, व्हाई डोंट दे मेक वीडियोस, रिकॉर्ड ऑडियोज एंड शेयर कि यार ये बात थी। ठीक है, तो वो फिक्शन हम इतना ज़्यादा डालने लग गए हैं, एंड आई फील सैड। कभी कभी मुझे बड़ा अफसोस ये होता है कि सिमिलर फीलिंग हमने अक्रॉस द बॉर्डर जिस तरह के ड्रामे चल रहे थे, उस ट्रेंड को हमने बहुत ज़्यादा अपना लिया है और उसको हमने अपने प्लेज में इतना इनबिल्ट कर दिया है, जबकि आई थिंक हमारे यहाँ की जो कहानियाँ हैं, जो हमारा ओरिजिनल काम है, दैट इज़ फार मोर ब्यूटीफुल। अच्छा, आप सिर्फ नहीं, सारे इसके ऊपर आप अगर न्यूज़पेपर्स में आर्टिकल्स देखें, और आप इवन कि आपके सीनियर आर्टिस्ट हैं वो भी आपकी तरह यही आवाज़ उठा रहे हैं, बिल्कुल, कि हमें फिर उसके बावजूद भी रुकावटें हमें नज़र आ रही हैं। मगर आई होप सो कि जब हम सारे कदम बढ़ा के चलेंगे तो हम लोगों का टेस्ट भी बदलने में कामयाब होंगे, और इसमें हमें सबको मेहनत तो करनी पड़ेगी। मगर ये है कि पीटीवी से अब हम जब देख रहे हैं, हमें हमारा पीटीवी का, चूँकि हम बैठे हुए राजधानी पाकिस्तान से, जो जितनी भी कॉन्ट्रीब्यूशंस थी, तो मैंने ये देखा है कि बॉर्डर के पार की बात करें तो पीटीवी से जो क्लासिक ड्रामा से आज क्लासिक मूवीज़ बन रही हैं, और जो हम कर रहे थे वो उठ के उस तरफ चला गया, और वहाँ से उठ के हमारे प्राइवेट चैनल से चीज़ें आ गई हैं। तो हाउ डू यू सी कि कितना हम, और हमें कितनी तगद और जदोजहद करनी पड़ेगी इस सारे को तोड़ने के लिए? अमन, आई थिंक इसमें चैनल हेड्स जो हैं हमारे जितने, वो लोग जो हैं, दे विल हैव टू टेक अ लिटिल स्टैंड। ऑलराइट यार, अगर तुम 6 प्रोडक्शंस कर रहे हो और तुम उनसे पैसे बना रहे हो, तो एक 7वीं ऐसी भी करके देख लो जिससे पैसे भले ना कमाओ तुम अपने हिसाब से, ट्रेंड सेट कर, लेकिन ये कि ब्रिंग अबाउट दैट चेंज, ब्रिंग ऑल द अनकहीज एंड अंकल उर्फीज बैक टू लाइफ। उस तरह की स्टोरीज को दोबारा से आप रिवाइव करें, एंड कम अप विद स्टोरीज जिसके साथ हम क्यों जुड़े रहते थे। आई एम श्योर आप तो सबीन मेरे ख्याल में उस ज़माने में होंगे भी नहीं, ठीक है। लेकिन मैं आपको बता रहा हूँ कि वाकई ये होता था कि जिस दिन प्ले होता था, कोई आपका एपिसोड आना होता था, शादियों में लोग देर से पहुंचते थे। अच्छा, कि जी पहले हम एपिसोड देखेंगे फिर निकलेंगे, हम मिस नहीं कर सकते हम उसको, तो आप लोग तो लकी है कि आपने ये दौर एंजॉय किया, और आप ये देख रहे हैं कि इतना कनेक्शन आप जो है वो फील कर सकते हैं। मेरे ख्याल में वो इस वजह से कि आप रिलेट कर सकते हैं किसी ना किसी कैरेक्टर के साथ, स्टोरी के साथ। नॉट ओनली कि हम कैरेक्टर्स के साथ रिलेट कर सकते हैं, बट ऑल्सो कि जो मैं अंकल उर्फी का जिक्र अभी किया है, अगर आप लोग फेमिलियर, आप शकील साहब, शकील इज़ माय ब्रदर इन लॉ, मेरी बहन के हस्बैंड हैं वो, और मेरी जो सबसे बड़ी बहन है माशाल्लाह से अज़रा मंसूर, शी इज़ ऑल्सो एन एक्टर, और कराची टेलीविज़न का जो पहला सीरियल था उसमें शी प्लेड द लीड। तो वो मतलब मुझसे माशाल्लाह काफ़ी ज़्यादा बड़ी हैं, बट वो अभी तक प्लेस कर रही हैं। हाँ, कह दें काफ़ी ज़्यादा क्योंकि हम 60s में जा रहे हैं, तो आपने कहा यार 60s में पहुंच जाएंगे। तो मैं तो
अपने स्कूल एज के बाद से मैं तो उन लोगों को देखता आ रहा हूँ कि जितना प्रोफेशनलिज्म उस ज़माने में होता था, पीपल यूज टू सिट एंड रिहर्स। ऑल दीज बिग एक्टर्स, ये सारे बैठ के सेंटर में ये रिहर्सल्स करते थे काम से पहले। इसी वजह से तो आप देखें कि आपका कोई भी ड्रामा बनाना है ऐसा देख लें तो आपको लगता था कि वाकई ये सब इनकी ज़िंदगी में चल रहा है इस वक्त। You know, इतना रियलिस्टिक काम हो जाता है बिकॉज ट्यून हो चुके होते फिर उनका आपस में एक बॉन्ड होता था, आपस में एक कनेक्शन बिल्कुल। होता था, which we lack now। हम लोग अब जब जाते हैं ना हम शूट्स के लिए हमें उस दिन के सीन्स जो है ना वो एक एक करके निकाल के दे देते हैं। and you're on your own। आप बिल्कुल छोड़ दिया जाता है। आप रिक्वेस्ट भी करें कि यार टेल अस कि आपको क्या रिक्वायरमेंट है, हम यू नो सही, यू डूइंग परफेक्ट। बिल्कुल यही चाहिए जो आप कर रहे हैं। तो वो मेहनत अब नहीं होती आपके ख्याल में, आपके बहुत ज़्यादा एक्सपीरियंस के कमर्शियलिज्म हिसाब आ से। चुका है। जी जी। सर थैंक यू सो मच। बातें करने को तो इतनी बातें, अब तो मेरे जहन में भी इतने सवाल आ रहे हैं, लेकिन क्योंकि प्रोग्राम का वक्त ख़त्म हो रहा है, No issues। बहुत अच्छा लगा। हामून की आपसे पहले मुलाकात थी, मैंने पहली दफ़ा आपसे मुलाकात की, लेकिन यू नो कनेक्शन भी फील हुआ। और वो होता है ना कि एक अपनाइत होती है कि आप, क्योंकि ख्यालात जब मिलते होते हैं तो उसमें ऑब्वियसली आप कनेक्ट कर पाते हैं। और बहुत अच्छी बिल्कुल गुफ्तगू ऐसा रही, बहुत अच्छी। थैंक यू सो मच फॉर हैविंग मी। और इंशाल्लाह फिर किसी प्रोग्राम में आपके साथ इंशाल्लाह। दोबारा बैठूंगा इंशाल्लाह जिससे ताला। मैं और आपको कुछ ऐसी चीज़ें बताऊंगा जो आपको बड़े बड़े सरप्राइजेस होंगे। मेरे लिए तो बहुत सरप्राइजेस थे। आपने तो मुझे उस दौर में आप लेकर गए जिस दौर में मैं पैदा नहीं हुई थी। शुक्रिया जी। टाइम ट्रैवल का मुझे बड़ा शौक रहा है, इस पे भी हम प्रोग्राम करेंगे। बहुत बहुत शुक्रिया टोनी बाबर, आप आए और हमने आपके साथ बड़े मजे की गुफ्तगू की। और आपका जो स्माइलिंग फेस है ना, ये हमारे चेहरों पे भी इसने स्माइल लेकर आया है। राइजिंग पाकिस्तान में आज का दिन बड़ा खूबसूरत इस लिहाज से रहा कि हमारे पास कमाल आर्टिस्ट सरगोदा का दमकता हुआ सितारा जो पाकिस्तान का नाम रोशन करते हैं। आप दुनिया के, आप मिडल ईस्ट में चले जाएं, कहीं भी चले जाएं तो इनके फनपारे सलाम वाली के आपको वहाँ पर ज़रूर नज़र आएंगे। और हम इन पर बड़ा फ़ख्र करते हैं। इनके साथ बड़ी अच्छी गुफ्तगू रही। और फिर जो आज मेरे लिए जो बड़ा अच्छा था कि आज जब हमारे पास रुमैसा आई हैं, क्या खूबसूरत वो बच्ची है और क्या वो एडवेंचर स्पोर्ट्स हॉर्स राइडिंग में जाती है। और राइजिंग पाकिस्तान के प्लेटफॉर्म से फिर मैंने बच्चों को मैसेज दिया कि यार ऐसी स्पोर्ट्स की तरफ आपको भी जाना चाहिए। और आखिर में तो फिर टोनी बाबर के साथ तो बड़ी अच्छी महफिल सजी। इस तरह की एक दफ़ा महफिल फिर हमसे जाएंगे। अब आपसे इजाज़त चाहेंगे मैं और सवीन फारूक राइजिंग पाकिस्तान के इस शो से। ज़िंदगी रही तो इंशाअल्लाह फिर कल मुलाकात होगी। अल्लाह हाफिज़।